नमस्कार। संजोग ऐसा है कि मैं आज डॉक्टर लाल रत्नाकर सर के साथ हूँ और सर ही से परिचय पूछते हैं, फिर कुछ बातें होती हैं। सर, एक संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिए। ये हम लोग संयोग से इस गाड़ी में जो आनंद विहार से मऊ के लिए सुपर फास्ट है, लेट है, नहीं तो अब तक तो हम उतर गए होते। तो ऐसे ही मिल गए तो बातचीत हुई, पूछताछ हुई, तो पता चला कि ये भी अध्यापक हैं। तो मैंने बताया कि मैं भी अध्यापक हूँ। तो फिर हम लोगों का परिचय विषय का हुआ। तो विषय हमने चित्रकला बताया, फिर वो कुछ देखना चाहे तो इन्होंने नेट पे हमारा कुछ काम देखा, तो इन्हें अच्छा लगा है। मैडम, थोड़ा सा एक रिकॉर्डिंग। हाँ सर, एक पूरा परिचय दीजिए जिसमें आपका पूरा जो है एक डिटेल आ जाए सर, जिसमें पूरे काम से आपके हमारे दर्शक भी वाकिफ हो जाएं। अच्छा, मैं लाल रत्नाकर हूँ और लाल रत्नाकर जौनपुर में पैदा हुए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और वहाँ से मैंने पूर्व प्रदेश के लोक कला में प्रोफेसर आनंद कृष्ण के अंडर में PhD की। और प्रोफेसर आनंद कृष्ण के संपर्क में आने से और उससे पहले भी अपने अध्यापकों के संपर्क में आने से कला हमारी समझ में आई कि कला क्या है। फिर मैं कला की दुनिया में ढूंढना शुरू किया और इसी बीच में एक कॉलेज में अध्यापक हो गया जो दिल्ली के करीब था। चाहता भी था मैं कि दिल्ली बॉम्बे के करीब रहूँ। और फिर वहाँ से मेरी जो यात्रा आरंभ हुई तो आज तक जारी है। एक तरह से मैं उसी कला यात्रा पे कि बलिया नहीं देखा था, रिसर्च के टाइम पे थोड़ी जगह गया था। ऐसे ही तो हमने कहा चलो चलते हैं, एक आध दिन वहाँ देखते हैं। तो मऊ के एक सज्जन मिल गए हैं हमारे प्रोफेसर राय साहब, प्रदीप राय जी। तो बातचीत होने लगी थी, इससे कुछ तो समझ बढ़ेगी, क्योंकि इन्होंने हमारे चित्रों में देखा कि आधी आबादी ज़्यादा है। बेसिकली आधी आबादी का चित्रण जो हुआ है वो उस रूप में नहीं हुआ जिस रूप में प्रेमचंद ने साहित्य में दर्शाया है। बाकी जगहों पर जो राजा रवि वर्मा के चित्र हैं वहाँ पर रानियाँ हैं, महारानियाँ हैं, नायिकाएँ अलग तरह की हैं। असली भारत नहीं है। तो जो असली भारत है उसमें असली भारत के लोग और ख़ास करके उसमें जो आधी आबादी है उसको ही मैं अपने चित्रों का विषय बनाता हूँ। और इस पर मेरी देश विदेश में कलाकृतियाँ भी संग्रहित हैं और देश की सभी महत्वपूर्ण गैलरियों में मेरी प्रदर्शनियाँ हुई हैं। अभी आने वाले दिनों में मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में अप्रैल में फिर एग्जीबिशन है। तो इसी सिलसिले में बस घूमते रहते हैं, करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। अभी बताते चलें कि जो दिल्ली में अभी पुस्तक मेला है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, विश्व पुस्तक मेला है 2026, उसमें भी सर का 4-5 दिन जाना हुआ और तमाम कार्यक्रमों में इनकी सहभागिता रही। और साथ में ये बताता चलें कि सर अभी जो जिक्र किए हैं कि रवि वर्मा जी ने काफ़ी चित्र बनाए, तो कहा जाता है कि जो देवी देवता का आधुनिक हम लोग चित्र देखते हैं वो रवि वर्मा जी के दिमाग की उपज थी और उनकी कलाकृतियों की देन थी। तो उन्होंने एक तरह से भारतीय संस्कृति कला में बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो सर उस लेवल के, उस कैटेगरी के हैं। चूँकि मैं पहले नोटिस नहीं किया था, सर को देखा था, जाना था, लेकिन नोटिस इतना नहीं किया था। जब सर से मिला तो आर्ट गैलरी में इनके तमाम चित्र को देखा और किस तरह से कैनवास पे इनकी ऑयल पेंटिंग्स है और किस तरह से कैनवास पे इन्होंने और तमाम तरह की पेंटिंग किया है और साथ में स्कल्पचर में इनका कितना काम है। यहाँ तक कि गाजियाबाद में जितनी प्रमुख स्थलों पे मूर्तियाँ लगी हैं सब सर की ही कल्पनाओं की देन है और सर के निर्देशन में ही पूरा उसका निर्माण हुआ है, चाहे पत्थर की मूर्ति हो चाहे किसी रूप में। तो एक बड़ी शख्सियत, एक बड़े कद के व्यक्ति जिनसे आज मिलना हुआ, ये संजोग है और मैं अपने सौभाग्य को प्रणाम करता हूं कि इस तरह से हुआ। तो सर, जब आप गए महाविद्यालय में वहाँ पढ़ाने, तो किस तरह से कमीशन से नियुक्ति हुई और किस तरह से वहाँ आपका नर्चर हुआ, किस तरह से आपको अच्छा माहौल मिलता गया? देखिए, ये सभी जगहों पे करीब करीब कॉलेजेस बहुत लंबे समय से हैं और कई बार सहयोग कह सकते हैं। सर पे केवल फोकस करिए, आगे आइए। व्यक्ति को मौका मिलना होता है तो चीज़ें मरी हुई होती हैं, सूखी होती हैं, निर्जीव पड़ी होती हैं या सो रही होती हैं। तो हमारा भी विभाग इसी तरह से था। तो बड़ा पुराना कॉलेज और पुराना विभाग भी था, लेकिन उसमें जो लोग थे वो केवल नौकरी कर रहे थे। उनको विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट मिल जाए, वो आए न आए, क्लास करें न करें, उन्हें कुछ ज्ञान हो ना हो, इसकी कोई चिंता नहीं थी। वो आते थे, पान खाते थे, बाल काला करके आते थे 60 की उम्र में, तो दिन भर धमा चौकड़ी करते थे। लेकिन चूंकि मैं बनारस से गया था और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ऐसे परिवार के साथ मेरी PhD हुई थी कि जो लोग BHU को कला भवन दिए
तो ये अवधारणा मेरे मन में थी कि राय कृष्णदास ने कितना बड़ा काम किया है, और वो जिंदा थे जब मैं पीएचडी करने गया था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम गांव से आए हो तो लोक कला पे काम करो। लोक कलाएँ जो हैं बहुत हैं पूर्वांचल में, और वो कहीं पर चिन्हित नहीं है, उनका कोई एक लेखा जोखा नहीं है। तो वो काम मैंने किया, और उसमें जो है इस तरह से जो रास्ता मिलता गया, खुलता गया, तमाम इस तरह की चीज़ें आती गई कि वो फिर मुझे लगा कि इसे बड़ा करना चाहिए। फिर मैंने उस जीवन में जो पीएचडी के टाइम पे जो लोगों से देखा, गुदना, महावर, मेहंदी और जो बुनाई, कढ़ाई, औरतें जो सामान्य हैं वो इतनी सुंदर कला करती थी कि मुझे लगा, जैसे आपको याद होगा भौकी मौनी अपने यहाँ कहा जाता है, बिल्कुल उसको बनाती थी, हमने उनको बनाते हुए देखा। हम्म, वो कृषि के काम के साथ बनाती रहती थी। हम्म, तो हमने कहा इनका चित्र क्यों ना बनाया जाए, ये सब इतना सुंदर चित्रकारी करती हैं। तो मैंने फिर उन पर चित्र बनाने शुरू किए, और उन पर चित्र बनाने शुरू किए तो वो जात चलाती हुई, मूसल चलाती हुई, दूध दूहती हुई, और बैठ करके गप मारती हुई, इस तरह की तमाम जो मेरी कलाकृतियाँ हैं पूरी दुनिया में बिखरी पड़ी हैं। वो चाहे आप अमेरिका ले लें, इंग्लैंड ले लें, या कहीं ले लें, क्योंकि ये सारी जगहों पर आदमी जब तक होता है तब तक उसकी उतनी पहचान नहीं होती, नहीं पहचानते हैं। लेकिन जिस पुस्तक मेले की बात आप कर रहे हैं, उस पुस्तक मेले में कम से कम 1000 ऐसी किताबें रही होंगी जिनके आवरण पे मेरा चित्र है। क्या बात है, क्या बात है। राजकमल हो, बाणी हो, जितने भी मतलब और भी छोटे मोटे क्या क्या हैं, ये आपका सेतु का था, उसके सामने भी एक और था। बहुत सारे लोगों ने, चूँकि मैंने उनको फ्री किया हुआ है कि जो भी चाहता है व्यक्ति वो छापे। तो जो अच्छे राइटर हैं, चित्रा मुद्गल हो गई और इस तरह के बड़े लोग, राजेंद्र जी वगैरह, अक्सर मेरे चित्रों को वो कहा करते थे कि इन्हीं की चित्र आप मेरी किताब पे छापिए। शिवमूर्ति जी हैं, प्रोफेसर कंचाई लैया की किताबें अभी इधर 3-4 आई हैं, उस पर है। और बीरेन जी अभी 2-3 दिन पहले जो बड़े साहित्यकार थे, उनका निधन, वो हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, क्या बात और उनसे हमारी बातचीत होती रहती थी। वो भी हमारे कला के बहुत प्रशंसक थे रहे हैं। क्या बात तो ये जो पूरा एक दुनिया है, अभी योगेंद्र यादव जी मिल गए थे, सेतु वालों ने उनकी किताब छापी है नई, तो उसका भी आप मेरे फेसबुक चैनल पर देखेंगे तो उनके साथ भी हमारा चित्र है बहुत ही। तो ये एक जो कला है, जो साहित्य है, ये व्यक्ति को पेट नहीं भरता, इससे मन भरता है। कहते हैं मन भरा कि नहीं भरा, इससे जब आप कला और साहित्य में डूबते हैं तब आपको लगता है कि अरे कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ें वो हैं कि जो हमारे सांस्कृतिक स्वरूप को चिन्हित करती हैं, बनाती हैं, पहचान देती हैं। इसलिए भारत जाना जाता है। भारत गपबाजी में नहीं जाना जाता, बिल्कुल। झूठ से नहीं जाना जाता। आज वो ऐसा रहा है कि हम देख रहे हैं, आप भी चूँकि कॉलेज में हैं, और भी तमाम कॉलेजेस का जो हालत हम देखते हैं, इस तरह का पाठ्यक्रम बना दिया गया, इस तरह की चीज़ें बना दी गई हैं कि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। वो परेशान हैं सेमेस्टर में, इसमें उसमें। जो नॉलेज है वो गोल है। शिक्षक का जो रूप है, जो रोल है, वो कहीं है ही नहीं। वो बाबू को हो गया, ये काम तो बाबू को कंप्यूटर भी कर सकता है भाई, जिसको जरूरत नहीं है। तो दैट इज़, ये जो दौर है, हमें लगता है, ऐसा लगता है कि भाई ये ज़्यादा काम करने का दौर है, अगर आप अपनी विधा में बच्चों को ज़्यादा जागरूक कर सकें। और एक बात और बताऊँ कि जब तक मैं पढ़ाया तो मेरे बच्चे पूरी दुनिया में घूम के आए अपनी कला के बल पे। जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें अवार्डेड हुए, और उन्होंने दीज भेजा। हमारे बच्चों की पेंटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदी, जबकि आमतौर पर कॉलेजेस के बच्चों की पेंटिंग नहीं लेती। यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट के और कला महाविद्यालयों के बच्चे होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों की तस्वीरें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी परचेज में, एनुअल परचेज में खरीदी है। फिर तो अपनी जगह है ही है, लेकिन मैंने कोई अपना विकास नहीं किया, बच्चों का भी विकास किया। तो अपना ही नहीं किया, उस जगह का विकास किया। बिल्कुल। गाजियाबाद में भी हमने कला का एक स्पेस दिया, जो गुंडों का शहर हुआ करता था, वो कला का शहर है। बिल्कुल। कला से एक मानवीय स्वरूप भी उभर के आता है, एक सांस्कृतिक स्वरूप भी। तो जितने प्रकार के रंग होते हैं कला के माध्यम से, वो भरे जाते हैं दुनिया के हर चीज़ों में। तो सर का कहना है कि स्पष्ट कहना है, और सर जितनी जगह दिखे दुनिया में, जितने प्रकार के आप लोगों के एग्जीबिशन लगते हैं, आर्ट गैलरीज होती हैं, तो उन आर्ट गैलरीज में पास कर दीजिए। एनसीआर क्षेत्र में बहुत से आर्ट गैलरी लगती हैं, बहुत से एग्जीबिशन होते हैं। सर के बनाए हुए चित्र वहाँ टंगते हैं, लोग देखते हैं, सराहना करते हैं और खरीदते हैं।
लोग सराहना करते हैं, खरीदते हैं। सरकारें भी सर की बनाई हुई फ़ोटो को बहुत बार ली हैं। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी सर की बनाई हुई तस्वीरों का प्रयोग करती रही है, बच्चों का और सर के सानिध्य में बनाए हुए फ़ोटो का प्रयोग करती रही है। हजारों ऐसी किताबें हैं जिसके आवरण चित्र बनाने के लिए सर को दिया जाता है, क्योंकि सर उसके लिए एक पैसा नहीं लेते हैं, इसलिए लोग प्रीफर करते हैं कि सर के बनाए हुए चित्र। हजारों ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें थोड़ा सुधार कर दूं। छपी हैं। सर नहीं बनाते, कोई बनाता तो उनका डिजाइनर है। हमारी हाँ। पेंटिंग्स जो है हाँ, वो लोग अपने पुस्तकों के चित्रों पे लगाना चाहते हैं, हाँ। तो वो तो हम उनको इमेज दे देते हैं, वो अपना करते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं जी। करते हैं। तो तमाम किताबों के मुख पृष्ठ पे हम लोग सर का फोटो तस्वीर इस तरह से पाते हैं। हंस जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं वो भी सर की बनाए हुए चित्रों का प्रयोग करती रही हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एक बड़ा आपका ऑरा है और बड़ी भूमिका है कला के क्षेत्र में। तो सर अपनी यात्रा को और बताइए कि किस तरह से आपको मौका मिला और आप आगे बढ़ते गए। देखिए, मौका क्या, असल में मैं भी सामान्य परिवार से आया, खेती मध्यम परिवार से, जहाँ लोग खेती बाड़ी में और उसमें रुचि रखते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को कला की समझ हो। आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारी चीज़ों को, कला से जुड़ी हुई विशेषताओं को, उनकी बारीकियों को नहीं जानते हैं। वैसे ही लोग नहीं जानते थे, तो लोगों को लगता था कि ये भी कोई पढ़ाई होती है, ये भी कोई शिक्षा होती है। तो हमने ये उनको बताया कि ये शिक्षा होती है और ये सबसे बेहतर शिक्षा होती है। एक बार एक सज्जन प्रोफेसर थे किसी यूनिवर्सिटी में, तो उनसे मुलाकात हुई तो वो बड़ा नाराज़ हुए कि तुम्हें साइंस पढ़ना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो अलग है, तो बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन ये जो विधा है इसमें बहुत कम लोग होते हैं। तो बाद में जब एक बार आज अखबार जो बनारस से निकलता है, उसने पूरा अंदर का अपना एक संपादकीय पेज हमारे ऊपर लिखा। तो जब उसको उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी और उसका जिक्र किया कि इस विधा का और भी लोगों में प्रचार प्रसार होना चाहिए और इसमें लोग आगे आएँ। तो देखिए, परफॉर्मिंग हो, ललित कलाएं हों, और इसी तरह के जो संगीत और तमाम इस तरह के क्षेत्र हैं, उनको उपेक्षा उनकी नहीं करनी चाहिए। उनमें एक तरह का व्यक्ति का अंतर मन से प्रदर्शन होता है। जैसे क्या होता है कि जैसे नाच नृत्य ऐसा है, अभी तो थोड़ा बहुत लोग आने लगे हैं, लेकिन आम तौर पर जो लड़कियां होती हैं उनमें बड़ी क्षमता होती है। साउथ में ये कला, इसका घर घर में इसको शिक्षा दी जाती है, बंगाल में दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ रोक दिया जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए इन क्षेत्रों में हमारे लोग नहीं हैं, हमारे क्षेत्र के लोग नहीं हैं। अभी हम लोग बी.एन. राय की बात कर रहे थे, उनका भी साहित्य में रुचि है और सारी चीज़ें हैं। वो बड़ा काम किए, वो तो IPS ऑफिसर थे, उपन्यास लिखा, कुछ किया, BC तक। तो इसी तरह से इनका जो काम है उसको एक स्पेस देना चाहिए। हमारे यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस में ही कई विश्वविद्यालय हैं, काशी विद्यापीठ ये, और ये जो पूरा फील्ड है इसको हम बहुत लंबे समय तक इग्नोर किए। तो इस तरह से भी ये देखा जाए कि जो अब आजकल क्या हो रहा है कि चाइना, हम रोज़ चाइना की बात करते हैं, कभी कहते हैं चाइना की चीज़ें मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो। अरे भाई, चाइना की चीज़ें आप नहीं खरीदोगे, वो इतनी सस्ती हैं कि आपके घर घर तक अवेलेबल है। आपने किसी चीज़ को एक इस तरह से उसको मैनिपुलाइज किया कि वो बहुत महंगी हो गई, लोग बेकार हो गए, आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हो। आप याद करिए, आज से 20 साल पहले तो आपका शायद जन्म हो गया होगा, छोटे रहे होंगे तो देखे होंगे कि गांव-गांव में बहुत तरह की लोक कलाएं होती थी, बहुत तरह की कढ़ाई गोड़ऊ और गोड़ऊ कहराऊ ये सब डांस होते थे सर। हाँ, अब वो एक तरह से लुप्त नहीं हो गए। देखिए, वो बचाने की जरूरत, वो जातियों नहीं, वो भी वहाँ भी बड़ा खतरनाक मामला है। वो जातियों के नृत्य और गीत थे। जैसे इन सबों गुण की बात आप कर रहे हैं, धोबी की कर रहे हैं, और लोहा की कर रहे हैं, वो तो बहुत लंबे समय तक अपनी उस कला को बचा के रखे। बाकी जो लोग हैं उसको छोड़ दिए। जैसे हीरो का नृत्य था, जो कृष्ण का कॉन्सेप्ट था, जो कृष्ण का जिस तरह का वो था। मैंने जब अमेठी में एक बार मेरा प्रवास था कुछ दिनों का, और जब राजीव गांधी वहाँ चुनाव लड़ते थे, तो मैंने देखा इंटीरियर में जाकर के कि जो शादी ब्याह होता था उसमें उसी तरह का वो नृत्य करते थे। जैसे कृष्ण एक पतली सी पटरी रख करके वो हीरो का नृत्य, अहीर नृत्य, या इस तरह से जो है, ये सारी चीजें धीरे धीरे विलुप्त होती गई। और अब ये पूरी दुनिया में जो उनके अपने जातीय नृत्य हैं, जो उनकी पहचान है, अब जैसे देखिए
कि कितने लंबे समय के बाद हमारी जो कलाएं थी, जो अजंता हो, एलोरा हो, खजुराहो हो, आज अगर आप साउथ और महाराष्ट्र का भ्रमण करें, देखें, तो ये सरकार इतनी दरिद्र है, मतलब केवल ये नहीं, इससे पहले वाले भी, कि वो अपने सारे जो उनके जिसको कहना चाहिए धरोहर है, उसको भी नहीं संभाल पाए। अभी तो ये लोग खैर मुगलों के बनाए हुए बहुत सारी मस्जिद उसको गिरा रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि उसमें कितनी कला हमारी संरक्षित है। इसी तरह के जितने हम अभी वहाँ गए थे, एक जगह है देखिए महाराष्ट्र में ही, वो औरंगाबाद के इर्द गिर्द जो अजंता के करीब ही है, वो तो जितने भी पहाड़ हैं उन सब में बुद्धा पीरियड के इतने अच्छे स्मारक हैं कि सब टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। अगर उसको रखे तो पूरी दुनिया देखने आएगी, उनसे आर्थिक विकास होगा और ये होगा और होगा। तो जो हमारी एक अच्छा दूसरे एक आपके इलाके में पता नहीं होता है कि नहीं होता है, हमारे यहाँ पत्थरों का कोलू होता था, उससे गन्ने का रस निकालते थे, उस पर आप देखेंगे तो लोक कलाएं की गई हैं। यस उसी में मेरा काम है पीएचडी का। अच्छा क्या बात है। तो उसको हमने किया है, संग्रहित किया है। अब उसे बचाना चाहिए। अब उसको लोग तोड़ दे रहे हैं, उसको घिस दे रहे हैं, उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दे रहे हैं, उसका कोई संग्रहालय हमारे पास नहीं। बिल्कुल। एक बार उत्तर प्रदेश के दया प्रकाश सिन्हा जी संस्कृति सचिव थे, उनसे मैं मिला अपने गुरुजी के साथ, वो भी गूंगा करके रह गए। आजकल वो नोएडा में रहते हैं और कला और इस पर बड़ी बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब मैंने उनको एक दिन बताया तो सन्न रह गए। फिर वो बेवकूफ़ होता क्या है, समय के साथ आदमी अपने पावर को गलत इस्तेमाल करता है, और गलत इस्तेमाल का जो वो परिणाम होता है वो ये होता है कि बहुत चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। इसलिए सबको सुनना चाहिए, केवल नारा से बात नहीं बनती कि सबका साथ सबका विकास। प्रोफेसर रत्नाकर सर का एक बात कहना था कि कुछ जातियां जो बचा के अपने कलाओं को, लोक कलाओं को, लंबे समय तक आगे लाई को रखे रही और आज तक रखी हैं, उसी तरह अभी बहुत सी जनजातियां हैं, गिरिवासी हैं जो अपने कलाओं को आज भी बचाए रहे हैं। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या जो विकास क्रम में आगे चला गया वो दूसरे की कलाओं को अडॉप्ट करता चला गया, इंटरनेशनल और बाहरी और ख़ासतौर से प्राच्य को छोड़ करके पाश्चात्य की तरफ बढ़ा, लेकिन क्या जो अभी विकास क्रम में पिछड़ी जातियां थी वो अपने आप को बचाने में सफल रहीं? क्या ये कारण था कि वो भी आगे विकसित हुई? जैसे यादव समाज आगे गया तो अपने कलाओं को छोड़ दिया, बाकी और जो नीचे विकास क्रम में रही जातियां अभी भी बचाए हैं, शायद आगे उनकी भी ये विधा लुप्त हो जाए। क्या कहना है सर, विकास क्रम से इस विधाओं विकास क्रम में क्या होता है कि देखिए, जो हमारी जितनी भी कलाएं हैं वो सब लोक कलाओं से उन्नत हुई हैं। जो राजघराने थे, जिन कलाओं को हम राज दरबार की वजह से जानते हैं, जैसे किशनगढ़, कांगड़ा, भसौली, तमाम तरह के जो छोटी छोटी रियासतें थीं, उनकी अपनी कला थी। जैसे बनारस की कला थी, बनारस की जो कला थी वो लगभग समाप्त हो गई। जो वो उसका रिलेशन जो था वो वहाँ के जो कुम्हार थे, बेसिकली जो उन्हीं में से लोग वो चित्रकार थे, ज़्यादा हो जातियाँ थी। तो बनारस की जो कला को अभी अगर आप पहले पुराना देखे होंगे तो दिखाई देता होगा कि राजा की तरह मूंछ, लंबे लंबे मुगल टाइप के लिबास, ये सब बनारस की कला के वो थे, जो हमारी मतलब भारतीय कला के एक संवाहक थे। लेकिन वो कालांतर में उसकी जगह दूसरी चीज़ों ने ले लिया, फोटोग्राफी ने ले लिया, पोस्टर्स ले लिए, फ्लैक्स ले लिए। अब जैसे आप देखिए कि जो छोटी छोटी जगहों पे कलाकार होते थे, होर्डिंग बनाते थे और ये सब करते थे, वो सब खत्म हो गए। अब उस सबको चाइना की जो मशीन है फ्लैक्स, वो उससे उसका स्पेस ले लिया। तो ऐसे ही जो लोग आगे बढ़े वो अपनी चीज़ को जल्दी छोड़ दिए, जो लोग पीछे हैं अभी वो संभाले हुए हैं, और वो भी आगे बढ़ेंगे तो उनकी भी छूट जाएगी। जैसे ट्राइब्स को जो उनकी कला है, जो उनकी संस्कृति है, जैसे ही आप उनके पहाड़ काट दीजिएगा, जंगल काट दीजिएगा, वो बेघर हो जाएंगे। तो उनकी कला, अभी आप देखते होंगे कि राजस्थान के लोग आते हैं, वो लोहारगिरी करते हैं, अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर के आते हैं, जगह जगह लगा लेते हैं। तो वो अपनी कला के बल पे जिंदा है, वो अपनी कला के साथ दूर दूर तक जाते हैं और उसी को करते हैं, उसी में लगे। अच्छा, वो एक तरह से आप देखिए तो वो लघु उद्योग है। एक जो हम लघु इंडस्ट्री, जैसे नेहरू के टाइम पे या खास करके जो पिछले कांग्रेस की सरकार में, आपको भी याद होगा कि रोजगार परक शिक्षा, वो रोजगार परक शिक्षा में आपका लघु उद्योग भी था, जो क्राफ्ट था, वो तमाम चीज़ें थी। अगर उनको फिर से रिवाइव, अच्छा होता क्या है कि इनकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो उसमें और भी सोसाइटी के लोग आते हैं, किसी जाति का नहीं होता। जैसे आप ये देखेंगे कि जो मुस्लिम कभी काम किया करता था सिलाई का, या जो
मोची काम करता था जूता बनाने का। अभी जूता लोग नहीं बनाते, लेकिन जूते का व्यापार करते हैं। तेल जो पेरा जाता था, तेल कोल्हू वाला नहीं पेरते लोग, लेकिन पेलर लगाए हुए हैं, हर जाति के लोग लगाए हुए हैं। उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उससे चीज़ें पहुंच रही हैं। तो ये जो सांस्कृतिक समग्रता के साथ विकास होना चाहिए था, उसमें कहीं ह्रास हुआ, चाहे वो बेईमानी में, घूसखोरी में, लूट में, कमीशन में और तमाम तरह की चीज़ों की वजह से गया हो। लेकिन वो धीरे धीरे वो खत्म हुआ। अच्छा, कभी भी ये मानव जो संसाधन है, जैसे हम लोग मानव संसाधन की बात करते हैं, अभी लोगों की तो परिभाषा ही अलग हो गई है, लेकिन वो पहले मानव संसाधन जब किया था तो ये बात नहीं समझ में आई कि मानव रिसोर्स नहीं है। मानव कोई आप उसे बेच खरीद नहीं सकते, वो क्रिएटर है भाई, क्रिएटर, राइट। हाँ, और वो एडुकेटर है और वो एकेडमिक्स है। तो जो हमने एकेडमिक्स का इतना सत्यानाश किया, आप देखेंगे कि जितने भी इंजीनियर, जितने भी डॉक्टर, जितने IT सेक्टर के लोग हैं, वो बुद्धिविहीन हैं और उन्हें तमाम इस तरह की चीज़ों का नॉलेज नहीं है कि आपसे बैठ के कैसे वो बात करें। आपको ये समझ थी ना कि आपने हमसे बात करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। अगर वो दूसरा कोई होता, कितने लोगों से मैं चल रहा हूँ, कितने लोग मिले, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो किसी को इससे अच्छा हो सकता है कि हम जो लोग जो बात कर रहे हैं, जो नहीं कर रहा है, ये जैसे बैठे हुए नहीं कर रहे हैं, ये शायद हमारे ज़्यादा मतलब क्यों, अगर बातचीत करें तो निकल जाएगा। ये अपने विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं, कुछ खासियत से। तो ये एक हमारी समग्रता थी समाज। प्रोफेसर रत्नाकर सर का ये कहना है कि जो पेशे थे, जो जातिगत पेशे थे, सारी वर्जनाएं टूट गईं और समय के बाद वो सब लोग इधर से उधर और एक तरह से हो गया। तो कहने का मतलब है कि AI जैसे टूल्स आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, थोड़ा आप भी करीब आइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो वो चीज़ों को कितना सरल कर दिया और उससे बहुत से चित्र और कलाएं विद इन सेकेंड बनने लगी हैं। तो समय के साथ और विकास क्रम में चीज़ों का बदलाव लाजमी है, स्वाभाविक है। तो हो सकता है कि जो वो पहले तेल पेरने वाली मशीनें थी या खास तौर से कोल्हू था जो रस निकालता था गन्ने का, तो उस पर जो उत्कीर्ण कलाएं थी समय के साथ और परिमार्जित हुई और विकसित हुई, आ गई और विकसित हुई, तो चीज़ें और आसान। जो अजंता एलोरा में और जो हम लोग खजुराहों की गुफाओं में देखे जो चित्रकारी, या जो आधुनिक अभी मंदिर बना है अयोध्या में राम मंदिर, उस पे वो कलाकार अभी जिंदा थे, वो कलाकारी जिंदा थी, इसलिए तभी तो हो पाया, उत्कीर्ण हो पाया, तभी हो पाया। जैसे देखिए वो तो, पटेल को चाइना से बनवा के लाया जी, जो गुजरात में लगाया है, उसके धातुओं की मूर्ति। अभी वहां तक कला डेवलप नहीं करी है, तो हो सकता है कि विकास क्रम में यहाँ के कलाकार उसको भी मशीनें बना लें, ढालने लगे और उसका सांचा तैयार करके उस काम को पूरा करें। तो सर के साथ अच्छा समय बीता, सर से बहुत कुछ। सर, ये जो आप मालवीय जी के बगिया के एक फूल हैं, हमेशा हर जगह हंसते मुस्कुराते और महकते रहते होंगे, तो इसका भी कोई सपोर्ट मिलता है क्या? और एक चीज़ और साथ में पूछना है, अभी याद आया मुझे, कि आप क्या सोच करके कि हाशिए पे पड़े हुए आधी आबादी को चित्र में अपने प्रमुख स्थान दिया, और मैं जितना आपकी कलाएं देखा, गैलरी की कलाएं देखा, जितना भी आपका फेसबुक पे पढ़ा, उसमें पूरा वही है कि आधी आबादी का आपने चित्र बनाया है। क्या सोच के इस फील्ड को आपने चुना? देखिए, हर सरकार विकास की बात करती है, सबका साथ सबका विकास। और अगर हम चित्रों में केवल सौंदर्य लोक के या परिलोक के चित्र बनाता, या ऐसे क्लास को बनाता जो केवल, तो बहुत सारे मुल्कों में होता है, जो बहुत सारे आर्टिस्टों ने किया है, जैसे राजा रवि वर्मा की बात की। अभी प्रोफेसर कंचाई लैया हमारी एग्जीबिशन का दिल्ली में इनाग्रेशन किए, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही कि लाल रत्नाकर जो हैं वो मिथकों के चित्रकार नहीं है, ये वर्तमान के चित्रकार है। क्या बात! तो जो मिथक है वो दूसरी चीज़ है, और जो वर्तमान है वो वर्तमान है। तो हमारी जो औरतें हैं उसमें काली हैं, गरीब हैं, लेकिन वो है ना, उनका वजूद है ना, वो अस्तित्व है ना, वो रिप्रेजेंट करती है ना अपने, तो वो कैसे सुंदर नहीं हो सकती? बिल्कुल। उनका जो अस्तित्व है वो कैसे नहीं हो सकता? तो दैट इज़, हमने उनको जगह दी। क्योंकि प्रेमचंद को मैं बहुत पढ़ा, तो प्रेमचंद को पढ़ने में और शरदचंद्र को पढ़ने में, दोनों में एक मौलिक भेदभाव है, मौलिक अंतर है। वो भी स्त्री की बात करते हैं, उसके सौंदर्य की बात करते हैं, लेकिन उसके श्रृंगार की बात करते हैं। और प्रेमचंद जो बात करते हैं वो श्रृंगार की बात नहीं करते, उसके श्रम की बात करते हैं, उसके शोषण की बात करते हैं, उसकी अवस्था की बात करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, इसलिए हमने अपने चित्रों में जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, लेकिन हैं। तो खजुराहो और ये जो अजंता एलोरा के चित्र हैं, उत्कीर्ण हैं, उनसे कुछ प्रेरित हैं कि नहीं सर? देखिए वो, अब देखिए कलाएं जो होती हैं हर युग की रिप्रेजेंटेटिव होती हैं। अजंता एलोरा और खजुराहो की जब आप बात करते हो, तो वो जो था वो समृद्ध भारत था, और वो बुद्ध का भारत था।
वहाँ इन तमाम रचनाओं को तोड़ दिया गया था। तो जो कलाकार था वो उनमें देवत्व तो देखता था। उनका जो शारीरिक सौष्ठव है, जो उनकी न्यूडिटी है, वो प्रतीकात्मक है, वो कोई एक नहीं है। कुछ लोग नग्नता और फुहड़ता नहीं, का नहीं, उसको नहीं, रूप ले नहीं, लेते हैं, वो जो एक- कम पढ़े हैं, कला को नहीं जानते हैं। तो एक जो है, एक नहीं है वो सबकी समग्र है। उसमें कोई एक नहीं चिन्हित करके बनाया उसमें, लेकिन एक प्रतीक जो है, जैसे हमारी बनी ठनी है, भारत की सबसे मोनालिसा से अच्छी पेंटिंग है। भारत की जो बनी ठनी है वो मोनालिसा की कई गुना बेहतर पेंटिंग है, लेकिन चूंकि उसका मूल्यांकन उस तरह से ध्यान नहीं होता, देने योग्य बात है। तो जो लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा है, हमारी बनी ठनी है, बनी ठनी उससे भी बेहतर है। हाँ, लेकिन अब उसमें जो दोनों का मूलभूत फर्क है वो ये है कि एक पाश्चात्य दर्शन की है और ये हमारी भारतीय दर्शन की है। भारतीय दर्शन प्रतीकों पर बेस्ड है, पाश्चात्य दर्शन यथार्थ पर बेस्ड है, जस्ट लाइक फोटोग्राफी। तो मोनालिसा फोटोग्राफी को रिप्रेजेंट करती है और बनी ठनी हमारी प्रतीकात्मा को। बड़ी बड़ी आंखें कान तक गई हुई हैं, नुकीली नाक, पतली पतली उंगलियां, लंबे लंबे बाल। अरे तो ये था कि हमारे जो सौंदर्य की जो परिभाषा है वो अलग है, उनकी जो परिभाषा है वो अलग है, हमारी आध्यात्मिक है, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। व्यवहारिक है। सर ने बहुत स्पष्ट किया सौंदर्य की परिभाषा और श्रम की परिभाषा, और बनी ठनी बनाम मोनालिसा की बातें जो हुई। और सर जो करते हैं वो इक्का बुक्का तीन तलुक्का, लैया इलाची चंदन काटी, और इस तरह की विधाएं जो होती हैं, जो कितकितवा होता है हमारे यहाँ, तो जो लोग में सही में जन सामान्य में, ग्रामीण में, दूर दराज में, रिमोट एरियाज में, रेस्ट इंडिया और एकदम से समझिए टिपिकल इंडियन विलेज की जो कलाएं हैं, सर उसको उकेरने का काम करते हैं और अपने कैनवास पे। और ये बहुत अच्छा लगा कि सर से मिलके इन दुनिया की विधाओं के बारे में ये तो बात हुई जिससे हम लोग रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्डेड भी बहुत सी बातें हैं जो समय के साथ आपके पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मिलना ये मेरे सौभाग्य को प्रणाम है। बहुत अच्छा। एक शानदार प्रोफेसर से मिला, बहुत धन्यवाद।